हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 10.1 जो है उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो और आज का वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। और जो है पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन x-3। अब इसमें हमें सबसे पहले तो पद छांटना है। तो इसको मैं ट्री डायग्राम के रूप में ही बनाकर आपको बता रही हूँ। x-3 है ना, जैसे तो इसको हम यहाँ पर शो करेंगे। इसके दो पद हैं, एक तो है x और दूसरा है -3। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1। तो ये एक हो जाएगा इसका गुणनखंड x और एक हो जाएगा 1। और -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 3। जैसे ये है ना -3, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3। तो इस तरह से ही इसका वृक्ष चित्र भी बन जाएगा। और ये हो जाएंगे इसके पद। और देखिए, इन पदों को ही हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ा है, तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। हमें इसको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट है, ये है 1 + x स्क्वायर। तो इसको हमने तोड़ा। ये पहला पद तो हो गया इसका 1, दूसरा पद हो गया इसका x और तीसरा पद हो गया इसका x स्क्वायर। तो 1 का तो कोई गुणनखंड नहीं है, 1 खुद ही एक गुणनखंड है अकेला। x को हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 और x के रूप में इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और x स्क्वायर, इसके 3 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1, दूसरा x और तीसरा x। कैसे आया दो बार x, जैसे जी x स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x। इस तरह से इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसी का सी पार्ट है, इसमें ये है y - y³। तो ये देखिए, ये इसको हमने लिख लिया y - y³। अब मैं बेटा बच्चों हर एक स्टेप में नहीं अलग अलग से डालूंगी पद और गुणनखंड, ये आप समझ जाइएगा। तो इसके पद हो जाएंगे y और y³, इसके गुणनखंड हो जाएंगे y के तो हो जाएंगे 1 और y, और y³ के हो जाएंगे 1 y, एक और y और एक और y। 3 बार आएगा y, क्योंकि y³ है ना, 3 की घात है, तो हम y को 3 बार लिखेंगे, 1 y और ये y। तो ये वाली लाइन हो जाएगी इसकी पद की, और ये जो नीचे हमने लिखे हैं ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। इसका फोर्थ पार्ट है, डी भाग इसका। ये है 5xy² + 7x²y। तो इसको हम, क्लियर ही दिख रहा है, इसमें दो पद हैं, इसको हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5xy² और यहाँ पर ये हो जाएगा 7x²y। अब इसको हम तोड़ेंगे ट्री डायग्राम के रूप में। ये भी बच्चों ट्री डायग्राम ऊपर से ही शुरू हो गया है। यहाँ देखिए 4 पद बन रहे हैं, 5, दूसरा x, तीसरा y और चौथा भी y, क्योंकि y के ऊपर 2 की घात है। तो यहाँ पर ये बनेंगे इसके 4 शाखाएं। पहली तो है 5, दूसरी है x, तीसरी है y और चौथी भी हो जाएगी y। इसी तरह से यहाँ पर भी, इसमें भी 4 शाखाएं बन सकती हैं, 7, 2 बार x और 1 बार y। यह हो जाएगा 7, फिर x और ये है y। तो ये हो जाएंगे इसके पद और ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब इसी का ई भाग है, इसमें ये दिए गए हैं हमें। तो इसको हम सबसे पहले तो पद के रूप में तोड़ेंगे। इसमें देखिए बच्चों 3 पद निकल रहे हैं, एक तो हो जाएगा -ab, दूसरा हो जाएगा
2b² और तीसरा हो जाएगा -3a²। अब हम ए बी को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा -1a और b। 2b² को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2b और ये b, 2b और ये फिर से b, और तीसरे वाले में हो जाएगा यहाँ -3a × a। a² को हम लिख सकते हैं a × a। देखिए ये है a², इसको हम लिख सकते हैं a × a। तो इस तरह से इनको हम, ये पद हो गए और ये इनके हो गए गुणनखंड। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का भाग 2। इसमें हमसे कहा गया है नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो हमें ये व्यंजक दिए गए हैं, इनके हमें लिखना है पद। तो पद मैंने जैसे कि आपको बताया है, ये है एक पद और ये है दूसरा पद। -4x ये है पहला पद और 5 है दूसरा पद। तो और गुणनखंड अभी अभी हमने किए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। पहले हम लिख लेते हैं पद 4x और 5। अब हम लिखेंगे इसके गुणनखंड। तो 4x के गुणनखंड हो जाएंगे -4 और x। 5 के गुणनखंड 5 और 1। इसी तरह से इसमें ये देखिए -4x और ये जो 5 है इसके साथ y और लगा दिया है, तो गुणनखंड में भी 5 के साथ y और ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4x और दूसरा पद हो जाएगा 5y। तो इसके जो गुणनखंड हैं वो भी हो जाएंगे -4 और x और दूसरे 5y के हो जाएंगे 5 और y। अब ये देखिए पार्ट सी में 5y + 3y²। तो इसका पहला पद तो हो जाएगा 5y, दूसरा पद हो जाएगा 3y²। इसके जो गुणनखंड हैं पहले के तो हो जाएंगे 5 और y और दूसरे वाले के हो जाएंगे 3y और y। 2 बार y क्यों आया? क्योंकि y² को हम लिख सकते हैं y × y। अब इसी का है पार्ट डी। यहाँ पर ये दिया है हमें xy और ये 2x² y²। और बेटा ये अपने चिन्ह के ही साथ आएंगे, तो इसमें धन का चिन्ह है वो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे xy और ये है 2x² y²। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x और y और इसके देखिए 5 गुणनखंड होंगे। 2 होगा, 2 बार x आएगा और 2 बार आएगा y। तो 2 एक बार x, दूसरी बार x, एक बार y और ये दूसरी बार y। तो इसके हो गए ना बच्चों 5 गुणनखंड। फिर है pq + q। तो इसका एक पद तो हो जाएगा pq और दूसरा पद हो जाएगा अकेला q। तो pq के गुणनखंड हो जाएंगे p और q और ये q है अकेला, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × q। अब यहाँ पर ये देखिए 3 पद हैं इसमें 1.2ab -2.4b और +3.6a। तो हम इन तीनों पदों को लिखेंगे 1.2ab -2.4b और +3.6a। प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 1.2। एक तो ये हो गया 1.2, फिर हो गया a और फिर हो गया b। कई बच्चे 1.2 को ऐसा लिख देते हैं 1 फिर कॉमा लगा के 2, तो बच्चों वो गलत है। ये 1.2 पूरा का पूरा एक नंबर होता है। फिर दूसरा हो जाएगा -2.4 और इसके साथ है b और तीसरा हो जाएगा 3.6 और इसके साथ है a। अब इसी का जी भाग है, इसमें एक पद हो जाएगा हमारा 3/4x और दूसरा पद हो जाएगा 1/4। तो अब ये देखिए 3/4x, तो एक संख्या तो हो जाएगी 3/4 और दूसरा हो जाएगा x। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 1/4। जिसके साथ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ हम 1 लगा देंगे। फिर है 0.1p²।
तो एक पद तो यही हो गया 0.1 पी स्क्वायर और दूसरा पद 0.2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एक पद तो 0.1, दूसरा पद P और तीसरा पद भी P, और 0.2 इसमें पहला पद, दूसरा पद Q और तीसरा पद भी Q, क्योंकि Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू Q। इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। जो अचर ना हो, पहले तो आप चर और अचर समझ लीजिए ये क्या होते हैं। चर पद वे होते हैं जिनमें कोई संख्या के साथ ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। जैसे हमने लिखा 4x, 4y, 4p, 4q, 4a, 4b, इस तरह से होते हैं ना, तो ये कहलाते हैं चर पद। यदि हम इनमें स्क्वायर लगा दें, क्यूब लगा दें, 4 की घात लगा दें, तब ये चर पद ही कहलाएंगे। अब अचर पद होते हैं 0 से लेके 9 तक के नंबर, ये होते हैं अचर पद। तो और बच्चों 0 का यूज इसमें बीच में ही होगा संख्या के। अब आप लोग देखिए, ये जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाला है 5 माइनस टी स्क्वायर, तो पद पहचानना तो बिल्कुल आसान है। इसमें ये एक पद और ये दूसरा पद। अब इसमें ये दूसरा पद जो है चिन्ह के साथ आएगा, तो पहला पद तो हो जाएगा 5, दूसरा पद हो जाएगा -3t स्क्वायर। अब इसके गुणांक यहाँ देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे थे, गुणनखंड, खंड यानी कि तोड़ना अलग अलग, गुणांक यानी कि उसका अंक जो सामने है उसके। ये देखिए, इसमें है अकेला -3, इसमें है अकेला 5, तो गुणांक हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा -3। इसी तरह से सेकंड वाले में है बच्चे, जो फर्स्ट वाला है इसमें जो पद है ना, हमें केवल अचर ना हो, अर्थात सिर्फ चर पद लेना है, तो इस 5 को नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल 3t स्क्वायर को। अब जो सेकंड वाला है इसमें देखिए 3 पद आएंगे, 1 तो आएगा नहीं, इसमें आएगा टी स्क्वायर और टी क्यूब। तो पहले लिख लेंगे t, फिर ये हो जाएगा टी स्क्वायर और फिर हो जाएगा टी क्यूब। तो इन तीनों के जो गुणांक हैं वो देखिए, यहाँ पर यदि कोई भी अंक नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। कभी भी आप भूल से 0 नहीं लिखिएगा, यदि हम इसमें 0 लगा देंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जिसमें कोई भी गुणांक नहीं है वहां पर 1 रहेगा। फिर इसके बाद है x + 2xy + 3y। अब ये तीनों ही चर पद हैं, इसमें कहीं पर कोई भी व्यंजक ऐसा नहीं है जो अकेला बिना x या y के हो। तो इसके जो पद हो जाएंगे वो x जो अचर पद ना हो, है ना, यानी कि चर पद हो, 2xy और फिर ले लेंगे हम 3y। तो इन x का गुणांक तो है 1, क्लियर ही दिख रहा है, कोई भी गुणांक नहीं है तो 1, दूसरे वाले का गुणांक है 2 और तीसरे वाले का गुणांक है 3। अब इसी का है भाग 4। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100m + 1000n। तो m और n दोनों में है, इसलिए ये अचर पद नहीं है, तो ये हो जाएगा 100m ये पद और 1000n ये भी हो जाएगा पद। अब इनके हमें लेना है गुणांक अर्थात संख्याएं। तो संख्याएं 100 भी संख्या है और 1000 भी संख्या है, तो ये हो जाएंगे इसके गुणांक। फिर देखिए ये है -p² q², तो ये भी कैसे हैं, चर पद हैं, p² q², और +7pq, तो ये भी चर पद हैं। अब p² -p² q², इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1, और 7pq इसका भी गुणांक हो जाएगा ओनली 7। फिर 1.2a, तो इसमें a है साथ में, इसलिए ये भी चर नहीं है, ये भी अचर नहीं है, ये चर है। और 0.8b,
तो अब जो a का गुणांक है ये है 1.2 और जो b का गुणांक है ये है 0.8। ये इसके आगे देखिए 3.14 आर स्क्वायर, तो ये तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा 3.14 आर स्क्वायर। अब ये देखिए जो आर स्क्वायर का गुणांक है वो हो जाएगा 3.14। इसके बाद है इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b, तो पहले तो हम 2 का l में गुणा करेंगे तो 2l हो जाएगा, फिर हम 2 का b में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2b। अब इसके जो पद हैं वो दो हो जाएंगे, 2l और 2b, ये दोनों ही कैसे हैं, चर पद हैं, तो इसके जो गुणांक हो जाएंगे वो हो जाएगा 2 और इस वाले का भी हो जाएगा 2। यहाँ पर ये दोनों ही अचर पद नहीं है, अर्थात दोनों ही चर पद हैं, तो 0.1 y और 0.01 y स्क्वायर। हमें यहाँ केवल संख्याओं से मतलब है, जो इसका गुणांक है ना, ओनली जो संख्याएं हैं वो होती हैं इसके गुणांक, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.01। तो अभी तक आप लोगों ने इसमें ऊपर से लेके नीचे तक, जो फर्स्ट से लेके हमने पूरा किए 9 तक, इसमें हमने क्या देखा कि जो गुणांक क्या कहलाते हैं, जो इसके साथ संख्या होती है। गुणांक अर्थात हमें केवल संख्या से मतलब है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, कोई भी घात हो उससे मतलब नहीं है, हमें इसके पहले वाले नंबर से मतलब है, जो अंक है इसके साथ में, इससे मतलब है हमें। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये था 100 तो पूरा का पूरा 100 लिया, फिर यहाँ कुछ ये पॉइंट में थे तो हमने पॉइंट में लिए। तो इस तरह से ये बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग गुणांक और गुणनखंड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। गुणांक क्या कहलाते हैं, जो इस संख्या के साथ अंक दिए रहते हैं, और गुणनखंड क्या कहलाते हैं, इसके फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन 2 था उसके सेकंड वाले पार्ट में हल किए हैं। गुणनखंड होते हैं जो इसको खंड में तोड़ा जा सके, जैसे ये था ना -4x, तो इसको हमने तोड़ा था 4 और x में, तो वो होते हैं गुणनखंड। तो इसका करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमसे कहा गया है वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो हमें यहाँ ओनली x वाला पद देखना है। जिस पद में x स्क्वायर या कोई और भी संख्या हो या y स्क्वायर हो या y हो, वो सब हम नहीं लेंगे, ओनली x लेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे है y स्क्वायर x और ये है अकेला y, तो x इसके साथ है y स्क्वायर x के साथ, तो ये हम ले लेंगे y स्क्वायर x। अब इसका गुणांक, तो गुणांक क्या होता है, अकेले x को छोड़ के बाकी जो भी उसके साथ है वो हो जाएगा इसका गुणांक। जरूरी नहीं है कि वो अंक ही हो, दूसरे कोई चर संख्या भी हो सकती है, तो गुणांक हो जाएगा इसका y स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये देखिए 13 y स्क्वायर, तो यहाँ y स्क्वायर के साथ x तो है नहीं, तो ये वाला पद तो हम नहीं ले सकते। -8yx, इसमें x है, ये वाला पद हम ले लेंगे, -8yx। अब इसमें x को बस छोड़ देंगे, बाकी सब यहाँ गुणांक में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -8y। अब यहाँ पर ये देखिए x + y + z, तो y और z इन दोनों में तो x कुछ है नहीं, x यहाँ अकेला है, तो x अकेला ले लेंगे। अब इसका गुणांक हो जाएगा 1। फिर इस वाले में 5 + z + zx, जो 5 है और z है इसमें तो x है नहीं, zx अलग से दिया गया है, तो हम zx को अलग से लिख लेंगे। और zx का जो गुणांक है तो x को छोड़ देंगे, जो गुणांक है इसका हो जाएगा z। फिर इसके 5th पार्ट में है 1 + x - xy, तो देखिए जो 1 है इसमें तो x है नहीं, अब दूसरा वाला जो है ये अकेला x है और तीसरा वाला है xy, तो इन दोनों को ही हम ले सकते हैं, 1 को हम नहीं लेंगे। तो इसके जो पद हैं x का पद, एक तो हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा xy। x का जो गुणांक है वो हो जाएगा 1 और xy का जो गुणांक है वो हो जाएगा y। हमें x को छोड़ के बाकी जो कुछ भी उसके साथ है वो ले लेना है गुणांक में। फिर है 12xy² + 25। अब 25 में तो क्लियर ही दिख रहा है कि x नहीं है, x कहाँ पर है, 12xy² में, तो ये हम ले लेंगे 12xy²। अब यहाँ पर ये देखिए x को बस छोड़ देंगे, हम 12xy
वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो x को बस हम हटा दें इसमें से तो क्या बचेगा 12 और वाई स्क्वायर। तो यहां पर इसका गुणांक हो जाएगा 12 और वाई स्क्वायर। फिर ये है 7 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो 7 के साथ तो x है नहीं, इसलिए हम लेंगे केवल एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर जो है ये x का गुणांक हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अकेला वाई स्क्वायर। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें हमसे कहा गया है वे पद पहचानिए जिनमें वाई स्क्वायर है और फिर इनमें वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जैसे ऊपर अभी हमने x वाले पद लिए थे, अब यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर वाले पद लेना है। तो ये है जैसे 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। 8 के साथ तो वाई स्क्वायर नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ वाई स्क्वायर है तो हम ये वाला ले लेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो इसका गुणांक क्या बचेगा माइनस एक्स। सेकेंड वाला है 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x। तो 7x के साथ तो कहीं से भी वाई स्क्वायर नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। लेंगे हम किसको ओनली 5 वाई स्क्वायर। इसका जो गुणांक है वो हो जाएगा अकेला 5। यहाँ पर हम वाई स्क्वायर को छोड़ के और जो भी आ रहा है उसके साथ उसको यहाँ गुणांक के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के ये 3 हैं तो हम इन तीनों को लिखेंगे 2x, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर के ओनली 2 हैं, 2x स्क्वायर वाई। इसमें एक ही वाई अकेला है तो इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे माइनस 15x वाई स्क्वायर और 7 वाई स्क्वायर। तो यहाँ वाई स्क्वायर को नहीं लेंगे, गुणांक लेना है हमें, क्योंकि गुणांक के रूप में अकेला आएगा माइनस 15x और दूसरे वाले का गुणांक आ जाएगा ओनली 7। तो यहाँ पर बच्चों आपको पद और गुणांक तो समझ में आ गए होंगे। गुणांक यानी कि जो हमसे बोला गया है, जैसे वाई स्क्वायर का गुणांक बोला गया है तो वाई स्क्वायर को बस छोड़ दिया और उसके साथ जो भी संख्या है या जो भी चर है उसको हमने ले लिया। तो बच्चों जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपसे ये बनेंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो इसका हम करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आप लोग बच्चों जानते हैं एक पद क्या कहलाता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एक ही पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही पद हो। द्विपद जिसमें 2 पद हो और त्रिपद जिसमें 3 पद हो। बहुत ही आसान है ये समझना। अब जैसे ये व्यंजक है, इसमें पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, तो ये क्या हो गया द्विपद। फिर इसमें 1 2 3 है, 3 पद है तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिपद। यहां पर भी 1 2 और ये 3 पद हैं तो ये भी हो जाएगा त्रिपद। इसका जो पार्ट सेकंड है वो यहाँ लिखा है मैंने साइड में। यहाँ पर अकेला वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा एक पदी। फिर ये अकेला 100 है तो ये भी हो जाएगा एक पदी। ये वाला है 5 माइनस 3t, इसमें है एक पद और ये दूसरा पद तो इसको हम लिखेंगे द्विपद। अब ये जो 7 पार्ट है इसमें ये एक पद है और ये दूसरा पद तो हम इसको लिखेंगे द्विपद। यहां पर सिर्फ एक ही पद है तो ये हो जाएगा हमारा एक पदी। यहां पर 1 2 और ये 3 पद हैं तो इसको हम लिखेंगे त्रिपद। और यहां पर ये है एक पद और ये दूसरा पद तो ये हो जाएगा द्विपद। यहां पर भी बच्चों ये है जेड स्क्वायर प्लस जेड तो इसमें कितने पद हो गए 1 और ये 2 तो इसको हम लिखेंगे द्विपद। और इसमें है बच्चों 1 2 और ये 3 पद तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपद। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें हमसे कहा गया है बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। समान पद और असमान पद क्या कहलाते हैं।
जैसे कि बच्चों हमने कोई संख्या ली, कोई व्यंजक दिया है, उसमें दिया है 2, 3, 5, तो ये सारे पद कैसे हैं? समान। अब इसी में 2 के साथ मैंने x लगा दिया, 3 के साथ मैंने y लगा दिया और 5 के साथ मैंने लगा दिया z, तो ये कैसे हो गए सारे के सारे? असमान। अब यदि हम लिखते 2x 3y 2x 3x और 5x, तो ये पद कैसे होते? समान होते। अर्थात या तो चर पद हैं तो वो एक से होने चाहिए और अचर पद हैं तो फिर वो भी एक से होने चाहिए। ये इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से। जैसे ये दिया है 1 और 100, तो ये कैसे हैं? समान है। इसमें दोनों ही के साथ कोई भी चर पद नहीं है, दोनों ही अचर पद हैं। फिर यहाँ देखिए ये चर पद तो है x, पर दोनों में एक सा है, तो ये भी कैसे हो गए? समान पद हो गए। फिर यहाँ पर ये देखिए -29x और -29y, यहाँ बच्चे -29 दोनों जगह देखते हैं और इसको समान लिख देते हैं, जबकि ये कैसा होगा? असमान होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक में है x और एक में है y, इसलिए ये हो गए असमान पद। फिर ये वाला है 14xy और 42xy, यहाँ पर है xy और यहाँ पर भी है xy, इसलिए हो गए समान पद। इसके बाद है 4m²p, ये इसको ध्यान से देखिए, और है 4mp²। अब देखिए mp तो mp और mp दोनों में दिया है, लेकिन यहाँ m के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ m अकेला है, यहाँ p के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ p अकेला है, तो ये दोनों जो पद है ना, ये समान नहीं हो सकते, ये कहलाएंगे असमान पद। बच्चे क्या करते हैं, 4 देखा और mp देखा और बस झट से समान लिख दिया, तो वो गलत हो जाता है। तो बच्चों आप लोग जो इसकी पावर है ना, वो भी ध्यान से देखिए, इसकी जो घात लगी हुई है उनको ध्यान से देखिए। फिर है 12xz और 12x²z। अब ये देखिए यहाँ पर एक ही x है और यहाँ पर x 2 बार है, तो ये भी हो जाएंगे असमान। अब इसी का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में समान पदों को छांटिए। समान पदों को छांटना है। अब देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो 6 क्वेश्चन किया उसमें हम ये तो समझ गए हैं कि समान पद और असमान क्या कहलाते हैं। अब हमें सिर्फ समान पदों को एक अलग अलग करके लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट वाला है ये है जैसे -xy²। अब यहाँ पर -xy² का कोई दूसरा है, अभी हम देखेंगे इसको बाद में, जब तक हम दूसरे के लिए जोड़े तैयार कर लेते हैं। -4y², यहाँ पर हम कॉमा के साथ जब इसका दूसरा जोड़ीदार लिखेंगे तो कॉमा के रूप में लिखेंगे, उसके बाद ये दूसरा ही पद शुरू कर रहे हैं तो यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ये है -4y², इसका भी जोड़ीदार अभी हम ढूंढते हैं, -4yx²। फिर तीसरा है ओनली 8x², इसका भी जोड़ीदार देखना पड़ेगा। और चौथा है 2xy², 2xy²। और पांचवा है अकेला 7y, तो अकेला y वाला तो हमें कभी कहीं भी नहीं मिला, तो हम अकेला 7y लिख देंगे। फिर है -11x², तो x² वाला भी हमें ये मिला था, तो इसके साथ आ जाएगा -11x²। फिर है -100x, अकेला x वाला कोई सा भी हमें नहीं मिला है, इसको हम अलग लिख देंगे, -100x। फिर इसके बाद है -yx, yx वाला भी कोई मिला है हमें, अभी नहीं मिला, तो इसको हम अलग लिख देंगे, -11yx। अब यहाँ पर ये दिया है 20x²y, x²y, ऐसा वाला हमें ये मिला था, ये है x²y। यहाँ देखिए x के ऊपर 2 की घात है और y अकेला है, तो ये इसके साथ आ जाएगा 20x²y। फिर है 6x², x² वाला भी है अकेला, ये है
6x²। फिर दिया है 2xy, तो xy वाला ये है, यहाँ देखिए yx है तो yx को हम xy भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2xy। फिर है 3x, ओनली 3x, ओनली x वाला ये है। तो इस तरह से ये बच्चों थोड़े से दूर दूर लिखे हुए हैं, आपको देखने में अजीब जरूर लगेंगे, पर इस तरह से आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए ये इसके साथ आ जाएगी जोड़ी 2xy², और ये भी है xy², तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2xy²। अब सेकंड वाली लाइन में अकेला 7y बचा है, तो यदि आपको ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम इसको, ये आप रफ में करके देख लीजिएगा पीछे, और फिर हम इसको दूसरी लाइन में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे, इसको हम देख के यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा -xy² और 2xy²। फिर जो दूसरी जोड़ीदार है वो है -4yx² और 20x²y। फिर तीसरा जो जोड़ीदार है वो हो जाएगा 8x² -11x² और 6x²। ये हो गई तीसरी जोड़ी। अब इसकी चौथी जोड़ी लिखेंगे, ये है 7y, ये अकेला है, ये जोड़ी के रूप में नहीं है। फिर इसकी ये अकेला x वाला है -100x और ये है इसके साथ 3x, ये लिख दिया। फिर इसके बाद हम ये वाला लिख देंगे yx वाला -11yx और 2xy। तो बच्चों इस तरह से ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। आप पहले ये वाला आप रफ में कर लीजिए और फिर इसको आप फेयर में कर दीजिए। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा और ना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 7 का भाग बी। इसमें भी हमें जो समान पद है उनको एक साथ लिखना है, तो इसमें भी मैं इसी तरह से कर रही हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, सबको लाइन से लिखेंगे एक के नीचे एक। ये जैसे है 10pq, फिर है 7p, तो इसको हम नीचे लिख देंगे। 8q, इसको और नीचे लिख देंगे। फिर है p²q², इसको भी हम नीचे लिख देंगे। -7qp, अब देखिए pq और qp एक ही बात होती है, तो इसके साथ आ जाएगा -7qp। फिर है -100q, यह है 8q, इसके साथ आ जाएगा -100q। -23 अकेला है, -23 हो जाएगा। फिर है 12q²p², ये था हमारा p²q², इसके साथ हो जाएगा 12p²q²। फिर इसके बाद है -5p², तो इसको अलग से ही लिखना पड़ेगा, p² वाला तो अभी कोई सा नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे -5p²। इसके बाद है अकेला 41, तो 41 ये आ जाएगा 23 के साथ। फिर है 2405p, ओनली p वाला ये है 2405p। 78qp, qp ये है pq या qp, तो इसके साथ हो जाएगा 78qp। 13p²q, देखिए p²q वाला तो अभी तक एक भी नहीं आया है, तो इसको हम अलग लिखेंगे 13p²q। अब इसके बाद आता है qp², तो ये देखिए p²q या qp² एक ही बात होती है, qp² इसके साथ आ जाएगा। फिर हमारा बचा है 701p², तो ये जो था ना हमारा 5p², इसके साथ आ जाएगा 701p²। तो बच्चों इस तरह से ये हमने बिल्कुल पूरे के पूरे लिख लिए हैं।
अब बस जो भी हम बनाते हैं ना जोड़े, उसके बीच में ये एपॉस्ट्रोफी का निशान लगा देंगे। और ये निशान लगाना बच्चों कंपलसरी है आपको। ये तभी तो पता चलेगा कि ये सब एक ही नहीं है, ये अलग अलग जोड़े हैं। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 10.1 पूरी हुई। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।